रास्ता चुपचाप राजकिशोर जी के जन्म आपका एरिया है तो हम इतनी ज्यादा खा लेते हैं हम क्या करेंगे सर थोड़ा जगह मेरी माता जी सर का सानिध्य हमेशा मिलता है सर आ जाओ सर आ जाओ सर आज के हमारे माननीय मुख्य अतिथि हमारे बीच पधार चुके हैं। सभी से अनुरोध है कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। वर्ष 2017 से 19 तक जल संसाधन राज्य मंत्री और संसदीय कार्य राज्य मंत्री का पदभार संभाला। वर्ष 2019 से 2021 तक संसदीय कार्य तथा भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम राज्य मंत्री का पदभार संभाला। वर्ष 2021 से 2023 तक संस्कृति एवं संसदीय कार्य राज्य मंत्री के रूप में कार्य किया। वर्ष 2023 से 2024 तक कानून एवं राज्य मंत्री तथा संस्कृति एवं आज केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 51,000 से ज्यादा युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी के पत्र दिए गए। आज भारत सरकार के अलग अलग विभागों में आप युवाओं के नए दायित्वों की शुरुआत हुई है। आपका दायित्व देश के आर्थिक तंत्र को मजबूत करना है। आपका दायित्व देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना है। आपका दायित्व देश में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण का है। आपका दायित्व श्रमिकों के जीवन में मूलभूत बदलाव लाने का है। अपने कार्यों को अब जितनी ईमानदारी से पूरा करेंगे उसका उतना ही सकारात्मक प्रभाव विकसित भारत की यात्रा में नजर आएगा। राज्यसभा के माननीय सांसद कार्तिकेय शर्मा जी, मंच पर उपस्थित हमारे कालका असेंबली के माननीय विधायक श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, श्री कुलभूषण गोयल जी, मेयर पंचकुला सिटी, श्री अजय मित्तल साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बीजेपी पंचकुला, श्रीमती विदिशा कालरा जी, मुख्य आयकर आयुक्त पंचकुला, श्री राम मोहन तिवारी जी, मुख्य आयकर आयुक्त ओएसडी पंचकुला, श्री मनवीत सिंह, अतिरिक्त आयकर आयुक्त पंचकुला और उपस्थित अन्य सभी वरिष्ठ पार्टी के पदाधिकारी, बंतो जी भी बैठे हैं सामने और भी सब लोग पार्टी के मुख्य पदाधिकारी बैठे हैं, कुछ अधिकारी बैठे हैं और आज 56 वो युवा बैठे हैं जिनको सरकारी नौकरी मिलने जा रही है, परमानेंट सरकारी नौकरी। एक बड़ा उनके जीवन में ये सकारात्मक परिणाम देने वाला एक कदम आज का होगा। ये पूरे देश में 47 स्थानों पर ये कार्यक्रम हो रहा है और हर जगह कोई न कोई मंत्री गया है। मेरी ड्यूटी यहाँ पंचकुला में लगाई है, इसलिए मैं पंचकुला में आया हूँ। जितने भी 56 जो हमारे आज जिनको सरकारी नौकरी मिल रही है भारत सरकार के महकमों में,
उनमें हम क्या नया दे सकते हैं। जैसे अभी हमारी विदिशा कालरा जी कह रही थी कि ये सब लोग भारत को विकसित भारत बनते हुए देखेंगे। दो विषय हैं। अब जैसे एक विषय आया कि भारत की जो इकोनॉमी है वो 5वीं बड़ी इकोनॉमी है अभी। इसको नरेंद्र मोदी जी ने एक टारगेट लिया कि हम भारत को 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनाएंगे, और उसके लिए भी उन्होंने समय भी जल्दी ही तय किया। यूं मानिए 27-28 यहां तक लाने का है विषय। अब आप सरकारी सेवा में आए हो, हर आदमी का अपना योगदान होगा, जिसका जिक्र अभी विदिशा जी कर रही थी। कोई जहां भी बैठा है, किस रूप में बैठा है, कर्मचारी छोटा या बड़ा महत्वपूर्ण नहीं है, उसका महकमा कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है, और वो कंट्रीब्यूट करते हैं तो देश की इकोनॉमी की साइज जो है वो तेजी से बढ़ती है। मैं फाइनेंस में था, MOS फाइनेंस अरुण जेटली जी के साथ, तो विदिशा जी ने भी जो सब्जेक्ट छेड़ा उसका चर्चा उस समय हो रही थी कि हम GST का कलेक्शन कितना रखें। 1 लाख करोड़ का पर मंथ रखें, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। किसी ने कहा ये ज्यादा है, क्योंकि उस समय GST आ रहा था और GST से पहले जो टैक्स था उसका कलेक्शन 6-7 लाख करोड़ ही था। तो किसी ने कहा ये 12 लाख करोड़ रखना ठीक नहीं है, ये होगा नहीं। नरेंद्र मोदी जी की नीतियों को जब हम देखते हैं, अब पीछे मुड़ करके देखते हैं, 17 में लागू हुआ ना GST तो, और आज मुझे लगता है कि हम 7-8 लाख को जो विषय था उसको हम 12 लाख करोड़ कर रहे थे, उसमें भी शंका उत्पन्न हो रही थी, और आज GST का कलेक्शन 20 लाख करोड़ को टच कर रहा है। तो ये कितनी बड़ी उपलब्धि हम माने। आपका महकमा मैडम, आपके महकमे में भी जो मेरे ख्याल में उस समय कितने लाख करोड़ का था मुझे पता नहीं, कम ही था, और अब वहां कितना पहुंच गए 23 लाख। आपको उस समय शायद 12-13 लाख करोड़ के आसपास थे। अब आप देखिए ना, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कलेक्शन 12-13 लाख करोड़ का था, आज हम पहुंच गए 22-23 लाख करोड़। तो ये दिशा देता है सही काम करने की, और नरेंद्र मोदी जी ने ये दिशा दी है। इनकम टैक्स का कलेक्शन बढ़ा है और हमारा GST का भी कलेक्शन बढ़ा है, और नरेंद्र मोदी जी की नीतियों का देश की जनता ने साथ दिया है। अब वो कहने लगे कि हम तो भाई अब कच्चे में काम नहीं करेंगे, हम पक्के में करेंगे। तो ये जो वातावरण बना है, इसके लिए अगर किसी को श्रेय दिया जाना चाहिए तो वो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और आज आपको हम परमानेंट सर्विस दे रहे हैं, तो अभी मिशन कर्मयोगी करके टूल आपको दिया होगा, दिया विदिशा जी, तिवारी जी दिया होगा ना। मिशन कर्मयोगी टूल क्या है कि इनको नियुक्ति पत्र भी दो, प्रधानमंत्री जी का कहना है, साथ में ये काम कैसे करें वो टूल भी इनको दे दो, ट्रेनिंग का पार्ट, कि आपके साथ जिनका भी संपर्क होने वाला है नागरिकों का, उनके साथ आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, आप उनके साथ उनका जो काम है उसको करने में कितनी रुचि दिखाते हो, अपना पर्सनल इंटरेस्ट आपका कुछ नहीं होना चाहिए, देश का इंटरेस्ट होना चाहिए। ये सब सिद्धांत हैं जो कर्तव्य निष्ठा की ओर हमें एक अच्छे गवर्नमेंट सर्वेंट को बढ़ाते हैं। उस दिशा में ये जो आपका मिशन कर्मयोगी टूल है ये आपके काम आएगा। और
अभी जो हम भाषण दे रहे हैं, अभी विधि सीजन दिया, अभी मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी भी जल्दी आने वाले हैं करीब 11 बजे के आसपास, तो वो भी आपको जो ज्ञान देंगे, ये ज्ञान यहीं मत रखना, इसको गांठ बांध करके ले जाना, और गांठ बांध करके ले जाओगे तो आप श्रेष्ठ, आप एक जन सेवक कहलाएंगे, तो जनता भी आपको पसंद करेगी। जो आपके संपर्क में आएंगे वो कहेंगे यार ये अधिकारी ठीक है, ये कर्मचारी ठीक है, ऐसा आपका मैसेज रहना चाहिए। मैं इस अवसर पर 2-3 चीजें आपको और कहना चाहता हूं। ये अमृत काल है। हम जो मंच पे बैठे हैं, ये प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि 75 साल पूरे हुए देश को संविधान लागू हुए, क्योंकि देश की सारी व्यवस्थाएं संविधान के अनुसार चलती है। तो ये अमृत काल का कालखंड है। पहले हमने आजादी का अमृत महोत्सव बनाया, आजादी को 75 साल हुए, फिर अभी संविधान को लागू होने के 75 साल का जश्न पूरा देश ही मना रहा है। और इस अमृत काल के शानदार पीरियड में आपको सरकारी नौकरी मिल रही है परमानेंट, तो आप भाग्यशाली हैं। तो सबसे पहले तो मैं आप सबको मैं बधाई देता हूं, और ताली बजा दीजिए, फिर बजानी तो अपने लिए बजा दीजिए। आपको बधाई देता हूं। और दूसरा, हम इस मंच से भी कह रहे हैं, आपके भी जानकारी में हुआ होगा कि ये अभी तो यहाँ बैठे हैं 56, वैसे 51,000 लोगों को देश भर में आज 47 स्थानों पे ये कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन जो 56 बैठे हैं, ये नौकरी तो बिना किसी पैसे के, बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी सिफारिश के लगी होगी ना, है नहीं? क्या सिस्टम तो यही है ना? कि क्या हुआ, बोले नहीं भी आप, यही है ना? तो इसके लिए भी ताली बजा दो भाई। ये सिस्टम में इंप्रूवमेंट ही है ना, ये सिस्टम में इंप्रूवमेंट ही है कि आपको पारदर्शिता लगे सिस्टम में, कि नहीं भाई मेरी नौकरी ठीक लगी है, और जिसकी नहीं लगी है वो भी परेशान नहीं हो, नहीं भाई मेरे को यहां तक मैं पहुंचूंगा तब लगेगी। ये जो पारदर्शिता लाए हैं, ये मोदी जी लाए हैं। कई जगह इंटरव्यू का सिस्टम बंद किया उन्होंने, कई जगह कहा कि नागरिकों पे विश्वास करो, कोई कागज अगर अटेस्टेड करके देना है तो क्यों इनको गजेटेड ऑफिसर के पास भेजते हो, इनको खुद को ही कहो, खुद ही अटेस्टेड कर दे, सेल्फ अटेस्टेशन। और मोदी जी ने कहा, जब ये विषय ला रहे थे तो मोदी जी ने कहा मुझे मेरे नागरिकों पे भरोसा है, इसलिए वो गलत नहीं करेंगे, इसलिए मैं सेल्फ अटेस्टेशन का अधिकार इनको, जो नौकरी लगने वाले इन लोगों को देता हूं। तो ये सारे सिस्टम जो चेंज हुए हैं, इसमें ट्रांसपेरेंसी भी आई है, भ्रष्टाचार रहित नौकरियां मिलने का विषय बना है, माहौल बना है। नहीं तो लोग देखते हैं भी सरकारी नौकरी लगनी है, कहीं करप्शन में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, ऐसे कोई नौकरी लगेगी नहीं। ये सिस्टम भी टूटा है, और साथ में ट्रेनिंग का पार्ट भी आया है कि मशीन टूल के माध्यम से हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप सेवा के काम में मन लगा करके सेवा करना। देखिए, एक उदाहरण मुझे याद आया। मैं कोविड के समय एक हमारा ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना हुआ था, तो उस समय हम हर सप्ताह ही मिलते थे। कोविड का पीरियड भी टेढ़ा ही था, खराब भी था, कभी ऑक्सीजन की प्रॉब्लम, कभी दवाई की प्रॉब्लम, कभी अस्पताल में भर्ती नहीं होने की प्रॉब्लम, और अभी याद करते हैं तो लगता है कि बहुत संकट का दौर था। तो उस पीरियड में एक विदेश का कोई आदमी ऑनलाइन हमसे जुड़ा था। उसने कहा जी आप इंडिया को संभाल लेना, बाकी देशों में तो परिस्थितियां ठीक है, इंडिया में लोग डिसिप्लिन नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। तो वो काफी कुछ बोलने लगा, और पॉपुलेशन ज्यादा है, ये फेस्टिवल भी बहुत होते हैं, मेले, और इसमें जाते रहते हैं लोग, और यूं हमने देखा भाई ये कोई बोल नहीं रहे हैं, तो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। तो हमारे को 1-2 सीनियर मिनिस्टर आने वाले थे, तब तक मैंने फिर उनको कहा, मैंने कहा सुनो जी मेरी बात भी सुनो, आप अपने देश को संभाल लेना, इंडिया मजबूती से कोविड मैनेजमेंट भी कर रहा है और कोविड को परास्त भी करेगा। बोला इतना कॉन्फिडेंस है, आप क्यों बोल रहे हो? कि मैं इतना कॉन्फिडेंस है, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि खाली हमारे यहां जो ये मेडिकल डॉक्टर है या नर्सिंग स्टाफ है, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हेल्थ का,
इसके कारण ही हम कोविड से नहीं लड़ रहे हैं, हमारे नागरिकों में सेवा भाव है, इसके कारण भी हम कोविड से लड़ रहे हैं और हमने हराया कोविड को। आप देख रहे होंगे कि कोई चप्पल पहन के नहीं आ रहे हैं तो मित्तल साहब जैसे आदमी चप्पल लेके खड़े हैं, आप बिना चप्पल आए हो, चप्पल पहन के तो खड़े कि नहीं खड़े थे उसमें। ये सेवा भाव था, ये सेवा भाव था। और ये सेवा भाव जिसमें होता है वो ही देश तरक्की करता है। और आप सेवा में आए हो आज, ये ध्यान रखो। इसलिए आपके मन में सेवा भाव कूट कूट के हम भरना चाहते हैं कि कोई आपके दफ्तर में आया और आपसे संबंधित कोई काम है तो आप उसको निराश करके नहीं भेजोगे। ये संकल्प लेने के लिए तैयार हो गया आपके मन में रहना चाहिए, भाई मेरे दफ्तर में आया है, मेरे लायक जो काम है, मेरे लायक जो काम है कि कोई आपके दफ्तर में आया और आपसे संबंधित कोई काम है तो आप उसको निराश करके नहीं भेजोगे। ये संकल्प लेने के लिए तैयार हो गया आपके मन में रहना चाहिए, भाई मेरे दफ्तर में आया है, मेरे लायक जो काम है, मेरे लायक जो काम है उसको मैं जरूर करूंगा और मेरा व्यवहार ठीक रखूंगा। व्यवहार ठीक रखना भी एक बहुत जरूरी, व्यवहार तो अपना ही है भाई। कोई आया, किसी ने पूछा कि इस ऑफिस के सबसे बड़े अधिकारी कहां बैठते हैं और आपने उसको सही जगह बता दी तो आपका व्यवहार ठीक है। और अगर आपने कह दिया कि वो बोर्ड लगा हुआ दिखता नहीं है क्या, बात वही है लेकिन वो आपका व्यवहार ठीक नहीं। इसलिए छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको जीवन में उतारनी है, जिससे आपको जो भी आदमी आपके दफ्तर में आएंगे उसके आप प्रिय बन सकते हैं, उनको लग सकता है कि ये आदमी ठीक है। बस ये चीज अगर आपके आ गई, ये संस्कार आपके अंदर आ गए, ये गुण आपके अंदर आ गए तो आप एक श्रेष्ठ नागरिक इस देश के बनेंगे, जनसेवक भी श्रेष्ठ बनेंगे। और जैसे श्रीमती विदिशा कालरा जी ने कहा कि विकसित भारत के सपने को हमें पूर्ण करना है। जो हम बैठे हैं यहाँ, उसमें मेरे ख्याल में उम्र मेरी ज्यादा होगी और तो आपके एमएलए साहब आपकी भी ठीक ठाक ही होगी, तो हम तो नहीं देख पाएंगे 2047 तक विकसित भारत होना है, हम तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन आप भारत को विकसित भारत होते हुए जरूर देखोगे, निश्चित रूप से देखो। इसलिए भारत विकसित बने, उसमें आपका योगदान हो, इसमें आपका योगदान हो तो आपको संतोष मिलेगा। जैसे हमें जीएसटी के समय फाइनेंस में था तो मुझे संतोष मिल रहा है कि हमने काम ऐसा किया जिस कारण से कि हम कुछ अच्छा कर पाए। मैं यहां आया था एक बार, मुझे ध्यान है, चंडीगढ़ में आया था, एक ऑयल मिल वाले थे, वो चढ़ गए हमारे ऊपर कि हमने गलती से जीएसटी में, जीएसटी नेटवर्क में, जीएसटीएन में गलती से हमने कोई भर दिया, हम उसको करेक्ट भी नहीं कर सकते और हमारे पे पेनल्टी लग रही है। ये विषय था, हम उसको करेक्ट नहीं कर सकते थे, जीएसटी नेटवर्क को, जीएसटीएन को हम करेक्ट नहीं कर सकते थे। शुरुआती दौर थी जब वो आपके महीने में 3 रिटर्न भरने वाला विषय, वो 45 रिटर्न, एक एनुअल रिटर्न, 46 रिटर्न, और बड़ा आंदोलन सा था यहाँ। अब वो मुझे भेज दिया था तो मैंने कहा भी देखिए हम आपकी बात सुन के जाएंगे, लेकिन वो सबसे अच्छी बात हमें वो लगी कि यार किसी से गलती होगी, चलो छोटी गलती होगी, लेकिन करेक्ट करने का प्रावधान तो जीएसटी नेटवर्क में होना चाहिए। वो नहीं था, हम गए सीधे और अरुण जेटली से मिले, उन्होंने कहा ये आपके पास कहाँ समस्या है, मैंने कही समस्या मेरे पास चंडीगढ़ में आई। और उसके बाद सीधे हम जीएसटी नेटवर्क में, उन्होंने कहा यार वहाँ 2 अधिकारी बैठते हैं, वहां जाके आओ। तो मैं वहां गया, मैंने कहा है क्या आपका सिस्टम, तो वो लोड नहीं ले रहा था। मैंने कहा भी आपने फिर ये काम क्यों लिया, लोड नहीं ले रहा तो। और चंडीगढ़ के किसी एक, शायद ऑयल मिल का मैं नाम भूल रहा हूं, उस ऑयल मिल के सजेशन पे, शायद खंडेलिया ऑयल मिल ही था जहां तक मुझे ध्यान है। खंडेलिया ऑयल मिल है क्या यहाँ, है ना? हाँ, वो खंडेलिया जी अभी है या नहीं है मुझे पता नहीं है। और बड़े अच्छे इनकम टैक्स पेयर हैं और टैक्स पेयर हैं वो, लेकिन उनसे गलती हो गई, कोई पता नहीं, वो सब शुरुआती दौर था, लेकिन वो कह रहे नहीं अब आप करेक्ट नहीं कर सकते, यू हैव टू पे द पेनल्टी। और पेनल्टी भी बड़ी थी, पेनल्टी भी कोई लाखों में थी, 20-25 लाख में थी। तो उन्होंने सुझाव रखा। अब मैं ये कहता नहीं आपको तो ये करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, तो ठीक है, मेरा भी काम था, मैं कर भी सकता था। मैंने उनको सुना, ढंग से सुना, नोट किया, लेके गया, अरुण जेटली जी से बात की। उस दफ्तर में मेरी जाने की कोई ड्यूटी नहीं थी,
पर मुझे लगा कि ऐसे बहुत से लोग और होंगे जो बोल नहीं रहे होंगे, लेकिन अंदर अंदर गुस्सा कर रहे होंगे, निराश हो रहे होंगे। तो मैं उस दफ्तर जाकर आया जहाँ जीएसटी नेटवर्क चल रहा था। अधिक समय से लगातार हो रहे रोजगार मेलों ने युवा शक्ति तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो यही काम करना है। और ये जो पहलगाम में जो मारे गए निर्दोष लोग हैं, लास्ट में अपन उनको मौन रख के श्रद्धांजलि भी देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। गौरव कौशिक, नवीन सिंह, संजय गुप्ता, सैमी, अमनदीप सिंह, हरीश चंद्र, प्रमोद कुमार, सभी अभ्यर्थी अपना नियुक्ति पत्र प्राप्त करने के बाद वापस अपने स्थान पर चले जाएं। प्रमोद कुमार, विजय कुमार, नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रक्रिया निर्धारित की है कि हम रोजगार देंगे और पारदर्शी तरीके से देंगे, बिना भ्रष्टाचार के देंगे। जिनको रोजगार मिला उनको लगना चाहिए कि रोजगार की जो प्रक्रिया थी, निर्धारित की थी प्रधानमंत्री जी ने, उसके तहत ही रोजगार मिला है। इसके लिए 47 स्थानों पे आज रोजगार मेलों का आयोजन किया और हर रोजगार मेले में कोई न कोई मंत्री गया। जैसे आज पंचकुला में जो रोजगार मेला है, मैं यहाँ आया हूँ। 51,236 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए प्रधानमंत्री जी के द्वारा, लेकिन यहाँ पंचकुला में भी जो है 56 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए गए। हमने, हमारे साथ में जो राज्यसभा के एमपी साहब हैं कार्तिक शर्मा जी, हमने जो हमारे नोडल जो हमारा विभाग था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, उनके जो मुख्य आयकर अधिकारी हैं उनके द्वारा हमने सबको ये नियुक्ति पत्र दिए। आतंकवाद का सफाया होना चाहिए, इस दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पटना से आह्वान किया है, आपको सबको पता है। और जो सिंधु जल समझौते का आप जिक्र कर रहे हो, 1960 में ये इंडस वैली टीटी बनी थी। अब देश में एक वातावरण बना है कि रक्त और पानी दोनों साथ साथ नहीं बह सकते। तो इस दिशा में कल हमारे जो जल शक्ति मंत्री हैं उन्होंने पूरी बात स्पष्ट की आपके सामने। आज का एक बहुत ही अच्छा कार्यक्रम था जिसके अंदर पूरे देश के अंदर 51,000 से ज़्यादा लोगों को, बच्चों को आज नौकरी के पत्र मिले हैं। और ये बहुत ही अच्छा कदम है, सराहनीय कदम है माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा और सरकार द्वारा, जहाँ पर रोज़गार मेलों के द्वारा ये आयोजित किए जाते हैं, जिसके द्वारा बच्चों को विभिन्न विभागों में नौकरियाँ मिलती हैं। आज इनकम टैक्स नोडल डिपार्टमेंट के द्वारा यहाँ पर भी 60 से ज़्यादा बच्चों को नौकरियाँ पत्र दिए गए हैं।
तो ये बहुत ही अच्छी बात है और प्रशंसा योग्य बात है कि इस तरह के कार्यक्रम लगातार निरंतर सरकार कटिबद्ध है युवा पीढ़ी को नए अवसर प्रदान करने के लिए, और वो भी एक पारदर्शी तरीके से। जी, कल एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है पंचकुला के ताऊ देवीलाल स्टेडियम में, और माननीय मुख्यमंत्री जी उसमें आएंगे और भगवान परशुराम जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में कार्यक्रम हो रहा है। मैं आपके माध्यम से भी सबों को न्योता देना चाहता हूं, क्योंकि आज जिस तरह की परिस्थितियां बनी हैं देश में और जो हमने पहलगाम में कायराना हरकत देखी है, तो भगवान परशुराम जी का अनुसरण, उनके जीवन की शैली और शिक्षा आज के दिन में और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ये अच्छाई और बुराई की, धर्म अधर्म की लड़ाई है, और उस लड़ाई के अंदर पूरा भारतवर्ष एक होके 140 करोड़ भारतवासी आगे बढ़ रहे हैं, आहत हैं, और उनकी भावनाओं की कदर करते हुए सरकार काम कर रही है। और भगवान परशुराम जी का जो हम जन्मोत्सव मना रहे हैं, उनके जीवन से भी शिक्षा यही है कि बुराई के ऊपर अच्छाई कैसे जीत प्राप्त कर सकती है, और उनसे सीखते हुए भी हम उनका प्रचार प्रसार करते हुए लोगों तक उनकी बात लेके जाएंगे।